हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस एग्जामिनेशन में और एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन में और अदर स्टेट सर्विसेज जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सारे कमीशनों में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो मेंस में भी पूछे जाते हैं। मेंस में एस्से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। तो इसीलिए आपको इंडियन इकोनॉमी पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बार भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेमोग्राफी को आप जानते हैं कि डेमोग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का अध्ययन ही डेमोग्राफी कहलाता है और एक शब्द में कहें तो वो जनसांख्यिकी होता है। तो हम डेमोग्राफी ही समझ लेते हैं। और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास, तो इस पर चलते हैं। और ख़ास करके हमारा फोकस जो रहेगा आज का वो 2011 का जो जनसंख्या जो सेंसस हुआ था उस पर हम केंद्रित रहेंगे। आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में हर 10 साल पर हमारे देश में जनसंख्या सेंसस कराई जाती है। इसमें पता किया जाता है कि लोगों की जनसंख्या कितनी बढ़ी, कौन कौन से एरिया में घट रही है, कौन से एरिया में बढ़ रही है। तो सेंसस करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारे डिसीजन मेकर को, जो हमारे गवर्नमेंट हैं स्टेट लेवल पर, केंद्र लेवल पर, उनको पॉलिसी प्लानिंग बनाने में सहूलियत हो और वो समझ सकें कि कहाँ पर कमियां हैं जिसको कि दुरुस्त करना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, हमारे देश में 1872 से ये सेंसस शुरू हुआ था अंग्रेज़ के शासनकाल में और इसके बाद में आज़ाद हिंदुस्तान में हर 10 वर्ष पर सेंसस कराई जाती है। तो अब जो सेंसस होगा वो होगा 2021 में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जनसंख्या का महत्व क्या है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान, जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, माने विकासशील इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि जो विकसित देश हैं उसके अपेक्षा हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है। जो हमारा जीडीपी है वो भी कम है। और जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका मतलब यूएसए की जो पर व्यक्ति आय है और हिंदुस्तान के जो पर व्यक्ति आय है, अगर हम पीपीपी मॉडल से देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के मॉडल से देखें, तो लगभग 10 गुना कम है। लेकिन जब आप फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। तो क्योंकि उसका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है। मतलब अमेरिका का $55,500 प्रति व्यक्ति आय है। अगर आप स्विट्जरलैंड को देखेंगे तो $90,000 है प्रति व्यक्ति आय। तो उस अनुपात में हमारे हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेगनेंट इकोनॉमी हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो वाइब्रेंट है। हम स्टेगनेंसी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद से प्लानिंग कमीशन की व्यवस्था की गई और विभिन्न अनेक प्रकार के योजनाएं चलाए गए। अभी हालांकि प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया है। अब नीति आयोग बना हुआ है 2014 से। तो अब हम चलते हैं कि यदि बढ़ती हुई जनसंख्या है, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुस्तान का जो भूभाग है मात्र 2.4% है पूरे विश्व का, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व का 17% से ऊपर है। तो ये जो असंतुलन की स्थिति है
वो ठीक नहीं है। और इसके लिए सरकार ने 1951 में, हमारा देश पहला देश है जिसने कि फैमिली प्लानिंग माने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि हम जनसंख्या को नियंत्रण करने में चाइना के अनुपात में सक्षम नहीं हो पाए हैं। जैसे आप 2011 का अगर आप अभी हम बताएंगे कि चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट है, वार्षिक वृद्धि दर है, वो 0.5 है, जबकि हमारा 1.64% है, जो बहुत ज़्यादा है। चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म शुरू कर दिया था, अभी हालांकि उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन किया है। तो अगर बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे बड़ा जो व्यापक असर पड़ता है वो क्या पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय पर। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कैसे होता है, तो नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम और इसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। अब नेट नेशनल इनकम क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसको एनएनपी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि नेट नेशनल इनकम क्या होता है। तो जब सकल घरेलू उत्पाद माने जिसको बोलते हैं जीडीपी और माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, नेट नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, ये सब पॉइंट्स पढ़ना इसीलिए जरूरी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और जब हमारा ऑनलाइन क्लास आप सुन रहे हैं तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले भी बताया था आपको, अगर आप एग्जामिनेशन यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज का एग्जामिनेशन में सक्सीड होना चाहते हैं तो उसके लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट्टा मार करके आप कंपटीशन कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये बीए एमए या एमएससी करने में तो फायदा दे सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। तो जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a country in 1 year plus total remittances from foreign countries। अब हर देश में, प्रत्येक देश में जो टोटल जो भी आपने सामान पैदा किया, जो सर्विसेज पैदा किया एक साल में, उसका कैलकुलेशन, जो कंप्यूटेशन चार्ट बनता है और वो कैलकुलेशन करके, और इसमें जो आपके देश के लोग बाहर गए हैं, मतलब आपके देश के लोग जो बाहर गए हैं और वहाँ से डॉलर या वहाँ की करेंसी से वहाँ अपनी जो कमाई हुई धन को हिंदुस्तान भेज रहे हैं, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो दोनों का जो जोड़ होता है वो जीडीपी कहलाता है। अब इस जीडीपी में जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे चीज टूट फूट भी होते हैं, कंजम्पशन भी होता है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को में से अगर डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो ये बन जाएगा एनएनपी, और इसमें अगर टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो बन जाएगा पर कैपिटा इनकम।
अब इसके बाद में जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया, इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो यदि हमारी आबादी बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान अभी जो डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन होता है उसके 4 पार्ट हैं। जो आबादी का या जनसांख्यिकी का जो ट्रांजिशन होता है, मतलब बदलाव जो होता है, उसके 4 भाग हैं, 4 स्टेजेज हैं। वो क्या क्या हैं? पहला, जब बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हो और बहुत ज़्यादा डेथ रेट हो तो उसको बोलते हैं, उसमें पॉपुलेशन की वृद्धि नहीं होती है, माने पॉपुलेशन या आबादी स्टेबल रहता है, अस्थायी रहता है। जैसे 1921 की जनसंख्या, जिसको कि हिंदुस्तान में इसको ग्रेट डिवाइड के नाम से बोला जाता है। अब 1921 के जनसंख्या में क्या बताता है कि जो पॉपुलेशन का जो डेथ रेट था और जो बर्थ रेट था दोनों समान था। मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट को यहाँ पर 1000 के हिसाब से काउंटिंग किया जाता है पॉपुलेशन में। तो 49 डेथ रेट था, डेथ रेट मतलब 49 प्रति 1000 में, 1000 व्यक्ति में 49 व्यक्तियों का मृत्यु होना, इसको डेथ रेट बोलते हैं। इस जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर 100 से कंपटीशन नहीं होता है। तो 49 प्रति 1000 मृत्यु दर था और 49 प्रति 1000 बर्थ रेट भी था, माना जन्म दर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन स्टेबल था, पॉपुलेशन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। पॉपुलेशन में वृद्धि कब होती है? जब बर्थ रेट नहीं घटता है और डेथ रेट ड्रास्टिकली घटता है, तब पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। तो जैसे कि हमारे देश में हुआ, आज़ादी के बाद सरकार ने विभिन्न योजनाएं चालू किया, मेडिकल फैसिलिटी पर ध्यान दिया और बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज थे, जो जिससे कि हैजा से, जिसको कॉलरा बोलते हैं, या कम्युनिकेबल डिजीज से बहुत कालाजार, इस सब से लाखों की संख्या में लोग मर जाते थे। आज़ादी के बाद में इन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इससे गांव-गांव में हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा, तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद में मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने से, लोगों में जागरूकता फैलने से, शिक्षा का प्रसार प्रचार होने से अब क्या हो गया है कि डेथ रेट में भारी कमी आई है और वो लगभग डेथ रेट 7% के लगभग आ गया है, 7%, जो कि विकसित देशों में भी इतना ही है। लेकिन बर्थ रेट में मैंने जन्म दर में ये कमी जो है वो उतना ड्रास्टिक नहीं हुआ है, लगभग 22.1% ये बर्थ रेट अभी भी हिंदुस्तान में चल रहा है। तो इसके कारण से क्या हुआ है? इसके कारण से पॉपुलेशन में वृद्धि होती, बेतहाशा वृद्धि हो गई। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो मात्र 36 करोड़ लोग थे और अभी 2011 के जनसंख्या के हिसाब से 121 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। और अगर अभी 2020 में हम लोग हैं और लोगों का अनुमान है कि हमारी आबादी 129 करोड़ से ज़्यादा चली गई है। तो ये जो गैप है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, जैसा कि मैंने बताया कि डेथ रेट 7% और बर्थ रेट जो है ना 22.1%, तो इसके कारण से हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अभी जो 2011 का जो जनसंख्या जो हमारे सामने आया है, उसमें जो
एनुअल जो वार्षिक जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो 1.64 है, 1.64%। और अगर आप चाइना से इसकी तुलना करेंगे तो चाइना में मात्र 0.5% एनुअल ग्रोथ रेट है चाइना में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अभी भी गैप है, और इसी कारण से चाइना का और इंडिया का पॉपुलेशन में जो गैप पहले बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे नैरो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। और कुछ लोगों का तो यही भी मानना है कि आगामी 10 साल के अंदर में चाइना को इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सुपरसीड कर जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है कि जब डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट भी कम होता जा रहा हो, लेकिन जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी तादाद अगर बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में भी पॉपुलेशन बढ़ता है। और हिंदुस्तान में जो अभी वर्तमान पोजीशन है, जो 2011 के जनसंख्या से हमें पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट हैं जो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक महिला जो 15 साल से ज़्यादा और 49 साल के बीच में एक महिला कितने बच्चा पैदा करती है। तो पहले 1961 से पहले ये 6 बच्चे पैदा करती थी, 6। अब 2000 तक इसका जो लेवल था वो 3 पर आ गया, और अभी 2011 के जनसंख्या में पता चला कि 2.1 है, जो कि हमारा टारगेट ग्रुप है, 2.1। अब ये जो TFR बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो देखने वाली बात है कि बहुत सारे जो राज्य हैं हमारे देश में उनका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पहुंच गया है, खास करके दक्षिणी राज्यों का। हालांकि नॉर्थ के जो राज्य हैं जिसको बीमारू राज्य बोलते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो बेल्ट है इन राज्यों को छोड़ करके बाकी जो राज्य हैं, दक्षिण के अधिकांश राज्य जो हैं उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट घट गया और वो 2.1 या उससे नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी जनसंख्या का विस्तार लगातार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए कि हमारे यहाँ जो अभी जो यूथफुल जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 10-20 साल के बाद में जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी, जैसे कि पश्चिमी देशों में हो गया है। और वहाँ पर जो ओल्ड एज है, ओल्ड पीपुल मैंने वृद्ध लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन में, आबादी में एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। और रूस में तो अब पॉपुलेशन बढ़ने का अपेक्षाकृत घट ही रहा है। अगर विकसित देशों के मान से आप देखेंगे तो सारे विकसित देशों में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 1% से कम है, और रूस में वो वृद्धि दर निगेटिव में चला गया है, मतलब वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो रही है। तो हमारा जो देश अभी है वो तीसरे स्टेज में है कि जब पॉपुलेशन बर्थ रेट तो घट गया है और घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो 15 से लेकर के 50-60 एज के जो लोग हैं उनकी संख्या, जो रिप्रोडक्टिव जो जिनमें बच्चा जनने की क्षमता है उसको बोलते हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो महिलाओं में 15 साल के बाद और 49 साल से पहले इसको माना गया है इकोनॉमिक्स में, इनको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रखा गया है। तो इसीलिए चूंकि हमारे यहाँ जो नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और चौथा जो स्टेज है वो क्या है? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैंने बताया था कि बर्थ रेट जो है ना 22% के लगभग में है और डेथ रेट 7% के लगभग में है। अगर बर्थ रेट और डाउनवर्ड हो जाए
10-11% पर आ जाए तो आप मान के चलिए कि जो है ना पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है। तो ये जो जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी के 4 स्टेज हैं जो मैंने आपको बताया। पहला हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट, दूसरा हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट, और तीसरा हाई बर्थ रेट इज कमिंग डाउन, माने बर्थ रेट जो है ना कम हो रहा है फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पीपुल बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। और चौथा क्या है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये जो पैमाना है वो विकासशील देश का, विकसित देश का पैमाना है जो 4th स्टेज है। जैसे अभी जापान में आप देखेंगे 1% ही ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, एनुअल ग्रोथ रेट जो है उनका वो 1% है। और चाइना ने तो कमाल कर दिया है 0.5। डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी चाइना ने विकास दर में, जनसंख्या के विकास दर में बहुत सख्ती से कार्यक्रम शुरू किया पिछले 20 साल में, और जो उसका विकास दर है वो 0.5% हो गया है। वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन का विकास दर है वो कितना है, 1.30%। तो इस मान से भी अगर वर्ल्ड के विकास दर को आप देखेंगे तो इस मान से भी हिंदुस्तान में अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो विकास दर है वो है 1.64%। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ता जाएगा, बिना लगाम के बढ़ता जाएगा, तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय पर उसका असर पड़ेगा, जिसको कि मैंने, और इसी कारण से हिंदुस्तान का जो, अगर आप देखेंगे जीडीपी के मान से, तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का 5वें नंबर की इकोनॉमी है, और कुछ दिनों में वो 3रे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। हालांकि कोरोना ने उसको प्रभावित कर दिया है, लेकिन आगामी 10 साल के अंदर में आर्थिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जो विस्तार है वो 3रे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। मतलब पहला चाइना रहेगा, दूसरा अमेरिका रहेगा और तीसरा इंडिया हो जाएगा। लेकिन चूंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जिसके कारण से उसकी पर कैपिटा इनकम जो है ना बहुत ही कम है, मतलब विकसित देशों से 40 गुना 50 गुना कम है। और इसी कारण से अगर पर कैपिटा इनकम नहीं होगा तो इसी कारण से आप देखेंगे कि जो लोगों का जीवन स्तर है वो डेवलप कंट्री के अपेक्षाकृत बहुत ही कमज़ोर है। और जो मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के अधिकांश लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनको प्रोटीन डाइट नहीं मिलता, उनको जो स्टैंडर्ड जो कैलोरी होता है वो नहीं मिलता है। हिंदुस्तान की 50% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हो जाती है, खास करके जब वो प्रेग्नेंट होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लो इनटेक ऑफ फूड और पार्टिकुलरली प्रोटीन। तो हिंदुस्तान की जो अधिकांश आबादी है वो सीरियल पर निर्भर है, ये गेहूं पर, चावल पर, लेकिन उसमें भी पल्सेस उसे मिलता नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दाल का यहाँ पर बहुत किल्लत है, क्योंकि इसमें जो वृद्धि होना चाहिए था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद भी दाल पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑयल सीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है इन सामानों को अपनी देश के रोजमर्रा जीवन लोगों की मांगों को पूर्ति करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो 1951-61 से लेकर 61 में जो वृद्धि दर रहा आबादी का वो रहा 1.98%, और 2001 से 2011 के बीच में ये जो पॉपुलेशन का वृद्धि दर रहा वो 1.64 रहा, 64% जो हम अभी बता चुके हैं। लेकिन इसी पीरियड में जो अनाजों का उत्पादन का जो वृद्धि दर रहा है 2001 से लेकर के 2011 के बीच में वो कितना रहा है 1.04%। अब आप गैप देख लीजिए, जो 1951 से 1961 में जो फूड ग्रेन के उत्पादन में करीब 3.5 से लेकर 4% की वृद्धि हुई थी,
वो घट करके अब कितना हो गया है 1.04%। और हमारा पॉपुलेशन जो वृद्धि हो रहा है वो 1.64%। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि अनाजों के दाम बढ़ेंगे, लोगों को खाने पीने के सामान सस्ते नहीं मिल सकते हैं, उसमें महंगाई होगी। और इसके अलावा गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी और इससे समाज में असमानता फैलेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए सरकार ने अभी ईस्टर्न क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, जो मैंने हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन नामक जो टॉपिक है उस चैप्टर को आप, उस आर्टिकल को आप, मैंने वीडियो में डाला हुआ है, उसको आप देखिए। 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से सरकार ने जो पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्षेत्र था वो कहाँ था, गेहूं के उत्पादन के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी इलाका, और चावल के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का इलाका, जहां पर कि हरित क्रांति पिछले 30-40 साल के दरमियान में हुआ है और इसकी शुरुआत 1967 से शुरू हुई। अब चूंकि अब इन इलाकों में प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पर यूनिट। मतलब अगर 1 एकड़ जमीन में आपको 50 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है तो ये क्या हुआ? उत्पादकता। इसको प्रोडक्शन पर यूनिट, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर करता जा रहा हूं ताकि हर चीज क्लियर होता जाए। तो इसीलिए सरकार ने अब बंगाल, बिहार और ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो मैंने कल आपको फिजियोग्राफी में बताया था, तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वहाँ पर ग्राउंड वाटर की कोई कमी नहीं है और सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। बंगाल में भी, चूँकि अब लो लैंड एरिया है, बिहार में भी। तो इन इलाकों में, उड़ीसा का क्षेत्र, इन इलाकों में अब सरकार ने हरित क्रांति लाने का प्रयास कर रही है ताकि जो पुराने इलाकों में जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता, अब उसमें उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है और बहुत सारे जमीन खराब भी हो गए हैं, अल्कनिड क्षारीय हो गए हैं। उससे मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट ने अन्य क्षेत्रों को, खास करके बंगाल, बिहार, असम का जो एरिया है, जो लो लैंड का एरिया है, जहां पर इरिगेशन के पर्याप्त साधन हैं, और हरित क्रांति के लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है? हरित इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था। बिना सिंचाई के आप हरित क्रांति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्नत किस्म के बीज, या अंग्रेजी में उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंचाई मांगता है। तो उन इलाकों में जो अभी सरकार ने सेलेक्ट किया है, पूर्वी क्षेत्रों में, वहाँ पर तो पानी की कोई कमी है ही नहीं। तो इसीलिए ताकि उसकी उत्पादकता बढ़े। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा उत्पादन होने के बाद भी जो 1951 में जो पर व्यक्ति की जो खपत था सीरियल का, फूड का, वो था 512 ग्राम 19, और इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वो कितना हुआ? 532 ग्राम। तो जबकि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि किस तरह से गेहूं में 1951 के बाद 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हुआ, चावल में 3.5 गुना ज़्यादा वृद्धि हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जो आम जनता है उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की जो मात्रा होनी चाहिए, जो प्रोटीनस डाइट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, या उसकी वृद्धि की रफ्तार बहुत कम है। वो क्यों है? क्योंकि इसी पीरियड में 1951 से लेकर के अभी 2020 तक पॉपुलेशन बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से बढ़ी है। और जैसे मैंने बताया कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और इसके बाद इसका जो एक और फैक्टर है वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा विकट है। वो क्यों है? क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं, वो संसाधन और जो हमारे जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि हो, दोनों मिसमैच हो रहा है। आप अगर
लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा? झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मारकाट होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो जब से ये प्लान्ड योजना या योजना शुरू हुआ है, इस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि 6% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दर हिंदुस्तान में है, और अभी तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाखों लोग बेरोजगार होंगे कोरोना में कारण। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा संक्रमण काल है, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन 6 से लेकर 8% तक जो बेरोजगारी की समस्या है वो हिंदुस्तान में बहुत ही भीषण है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेस हैं वो सब लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है, और इस पर भी मैंने पूर्व के वीडियो में बताए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो इसका जो एक और इम्पैक्ट है, और वो है कि इतने सारे लोगों के लिए हेल्थ केयर की सुविधा करना, उनको शिक्षा देना। अब सरकार ने ये कहा कि 14 साल के तक के बच्चों के लिए उनको स्कूली शिक्षा मुफ्त होगा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बताया गया है, और उसके लिए सरकार ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया है। लेकिन सवाल इस चीज़ का उठता है कि आप यदि गांव देहात के इलाकों में जाएंगे तो बहुत सारे जो स्कूल होंगे आपको भग्नावशेष मिलेगा, और मकान नहीं है, टूटे फूटे मकान हैं, कुर्सियां नहीं है, टेबल नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उतने ज़्यादा संसाधन नहीं हैं। आपने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो कर दिया कि हर सर्व शिक्षा अभियान कर दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्स कहाँ है? और अभी जो पूरे डाटा है उसमें एजुकेशन में गवर्नमेंट ने 3.7% के तरफ ऑफ द जीडीपी खर्च किया है, जबकि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 5 से लेकर 6% जीडीपी, उनका जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च होता है। तो इसी तरह से हेल्थ में भी बहुत बड़ा इशू है। अभी भी बहुत सारे गांव देहात इलाकों में आपको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और इतने लोगों के लिए हेल्थ की सुविधा मुहैया कराना बहुत कठिन काम है। हमारे हिंदुस्तान की रिसोर्सेज इसकी परमिट नहीं करती है। तो ये जो आबादी का जो लगातार जो वृद्धि है, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, ये हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को, हमारे शिक्षा क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी विनिर्माण। और पूंजी विनिर्माण कैसे होता है? जब जनता सेविंग करती है। ये बहुत ही सुखदायी स्थिति है कि हमारे यहाँ अभी 2014-15 के आंकड़े के हिसाब से 29% सेविंग था, जो कि हालांकि चाइना के अनुपात में, चाइना में तो 50% था, लेकिन अगर आप दूसरे देशों की तुलना में करें तो सेविंग का जो हमारा परसेंट है वो अन्य देशों से बहुत ही अच्छा है, और ये गुड इंडिकेटर है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो है टाइम बीत रहा है क्या? वो 4:1 का है। मतलब कि अगर आप 4 यूनिट पूंजी लगाएंगे तो आपको 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। तो अगर आपका जनसंख्या मान लीजिए, क्या हुआ फिर से हैं? हाँ हाँ, तो अगर आप 4 यूनिट पूंजी लगाएंगे तो आपको 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। तो अगर मान लीजिए, जो अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि अगर जिस तरह से हिंदुस्तान में 1.5% की ग्रोथ रेट है आबादी में, अगर हमारे पर कैपिटा इनकम को, प्रति व्यक्ति आय को
अगर अस्थिर रखना है, माना अभी वर्तमान लेवल पर ही रखना है, तो हमें 6% जो है वो पूंजी लगाना होगा। और तब जाकर के हमारा जो अभी जो मैंने कैपिटल पर कैपिटा इनकम में जो वृद्धि की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो अभी हमारे पास में पर कैपिटा इनकम है उसके अस्थायित्व के लिए हमें सिर्फ बाद के वर्षों में भी उतना ही पर कैपिटा इनकम रहे, उससे घटे नहीं, उसके लिए हमें 6% जो है पूंजी लगाने होंगे, तब जाकर के वो अस्थायी रहेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रैग है हमारे इकोनॉमी पर, और इसीलिए बहुत सारे जो पूंजी जिसे कि हमें कैपिटल इंडस्ट्री में जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, जो हमें हैवी इंडस्ट्रीज में लगाना चाहिए, हमें कैपिटल इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, फ्रंटियर इकोनॉमी में लगाना चाहिए, टेक्नोलॉजी में लगाना चाहिए, वो हम उस अनुपात में नहीं लगा पाते हैं। अब दोस्तों, आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने समय समय पर प्रयास किए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार पहली सरकार थी जो 1951 में फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरू किया था, और 1976-77 में जब लोगों के साथ में जोर जबरदस्ती करके इमरजेंसी के पीरियड में नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुए, और ये इसका प्रभाव हमारे तो सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू किया। 1977 में चूंकि बहुत ज़्यादा ज्यादती हुआ तो लोग उससे थोड़ा सा हिचक गए। अब 1994-95 में गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जो हम कंट्रासेप्टिव्स आप लोग जानते ही होंगे कंट्रासेप्टिव्स किसको बोलते हैं। तो गर्भाधान को रोकने के लिए बहुत सारे जो उपाय किए गए हैं, उसको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंट्रासेप्टिव पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कंट्रासेप्टिव्स। तो ये कंट्रासेप्टिव पर जो जोर था उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब उन्होंने 2000 पहले तो उन्होंने MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने सन 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी निर्धारित किया। और ये पॉपुलेशन पॉलिसी जो था वो क्या था कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाए, और इसके साथ में जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जो खास करके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, और ड्रॉप आउट की संख्या 20% से कम किया जाए। तो 20% ड्रॉप आउट की संख्या कम किया जाए, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, माने बच्चों के जो मृत्यु दर है उसको 30% किया जाए, और महिलाओं में जो जन्म के समय में माने डिलीवरी के समय में जो उनका जो मृत्यु दर है वो उसको घटा करके 1 लाख महिलाओं में से 100 कर दिया जाए। 100 करने का लक्ष्य था। इसके अलावा जो एड्स जो घातक बीमारी है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे कि आपको आयुर्वेद है, यूनानी सिस्टम है, होम्योपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इनका एक इंटीग्रेटेड मैंने समेकित विकास किया जाए, और फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम से इनको जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, जो मतलब गांव देहातों में धाई के द्वारा किया जाता था, वो न कर करके जो ट्रेंड जो नर्सेज हैं उनके द्वारा डिलीवरी कराई जाए। और ये जो टारगेट उन्होंने रखा वो रखा 80% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल जो नर्सेज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो परिचारिकाएं हैं उनसे कराई जाए, उनसे डिलीवरी कराने की व्यवस्था हो, ताकि महिलाओं में जो मृत्यु दर है डिलीवरी के समय में उसको कम से कम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंट्रासेप्टिव्स, मतलब जो गर्भ निरोधक उपकरण
महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उनको जोर शोर से प्रचार प्रसार करने के लिए अभियान छेड़ा। ये सन 2000 का जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन चीज़ों को इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और ये भी कहा गया है कि लोगों को स्मॉल फैमिली के नॉर्म्स, स्मॉल फैमिली में छोटा परिवार, जैसे कि आप स्लोगन में सुनते भी हैं, छोटा परिवार सुख का आधार, तो छोटे फैमिली नॉर्म्स को लोगों को समझाया जाए और इससे पॉपुलेशन में, जनसंख्या में कमी होगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने सन 2000 में, भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का गठन किया और इसका काम जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कमीशन का गठन हुआ और इसका काम है जो गवर्नमेंट ने जो नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन पॉपुलेशन जो सन 2000 में जो लागू किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब आबादी की नीति का बहुत व्यापक असर हुआ है। और जैसे कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो उन्होंने जो टारगेट रखा था कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट घट करके 1/100 मैंने 30% हो गया है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी 30% नहीं, 1000 बच्चों में 30, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महिलाओं, जो माताओं के जो डिलीवरी के समय जो बहुत ज़्यादा मृत्यु होता था, उसको उन्होंने कम किया है और प्रति 1 लाख महिलाओं में से 80 महिलाओं का जो उन्होंने टारगेट रखा है, उसको भी उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। इसके अलावा जो बहुत सारे जो डिजीज से लोग मरते थे, जैसे कि लेप्रोसी से, कुष्ठ रोग से या कॉलरा से या इनकम्युनिकेबल डिजीज जिसको बोलते हैं, या इसको हैजा बोलते हैं हिंदी में, और कालाजार, एड्स पर भी सरकार ने बहुत सारा नियंत्रण कर लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने सन 2000 में जो शुरू किया था, उसके व्यापक असर पड़े हैं। और इसका एक फायदा और भी हुआ है कि जो हम 2011 के जो जनसंख्या को देखते हैं, उसमें 4-5 चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेक्स रेशियो था वो 2001 में 927 प्रति 1000 व्यक्ति था, मतलब महिलाओं का 927 और पुरुषों का 1000। तो अब जो 2011 का जो जनसंख्या हुआ है, उसमें सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है, मतलब अब महिलाओं की संख्या 940 प्रति 1000 पुरुष हो गया। ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरा क्या है कि लिटरेसी दर बढ़ गया, जो शिक्षा का जो दर था वो बढ़ गया और वो अब 74% हो गया। पुरुषों में ये दर 82% है, महिलाओं में 65% है। लेकिन ये खुशी की बात है कि जो महिलाओं और पुरुषों में जो शिक्षा का दर था, जो बहुत बड़ा गैप था, उसको पाटने में बहुत ज़्यादा सफलता सरकार ने पाई है। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जो रीजनल जो क्षेत्रीय जो असमानता था, रीजनल डिस्पैरिटीज, उसमें भी भारी कमी आई है। और वो कैसे आई है कि करीब 25 राज्य जो पहले बैकवर्ड कोटि में रखे जाते थे, उनमें भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। और जैसे कि अभी बिहार में आप देखेंगे 2001 में उनका जो शिक्षा का प्रतिशत था, लिटरेसी रेट था, वो था 47%। अब उनका जो शिक्षा का प्रतिशत हो गया वो 65% हो गया। तो ये एकाएक लगभग 18% का छलांग मारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से दूसरे जो बैकवर्ड स्टेट थे, वहाँ भी जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हुआ है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आदमी के जीवन जीने का जितना पीरियड होता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो अगर 1911 में हम देखेंगे तो मात्र हिंदुस्तानी जो पुरुष था, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 19 साल था, बहुत कम। अब वो बढ़ करके कितना हो गया है, 69.8 वर्ष, और महिलाओं के लिए 72.3, मतलब महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जिंदा रहती हैं। और उसका कारण क्या हुआ है, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों में जागरूकता फैला है,
इसके कारण से महिलाओं में दीर्घायु की स्थिति है वो ज़्यादा हुई है और ये अच्छा संकेत है। लेकिन फिर भी अभी हम विश्व के मानक से कम हैं, क्योंकि अभी अगर आप जापान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो 82 ईयर्स है, और उसका जो एक द्वीप है, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है ओकिनावा फेसबुक पर। ओकिनावा में आपको 20% आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा है। वो अच्छे से घूमते हैं, टहलते हैं, वॉक करते हैं। उसके लिए हमने अलग से एक आर्टिकल लिखा हुआ है फेसबुक पर, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि वो ज़्यादा दिन जिंदा क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो सरकार ने जो पॉपुलेशन पॉलिसी जो इजाद किया उसके बहुत ही सार्थक परिणाम निकले हैं, और हिंदुस्तान तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। जो TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो भी कम हो गया है। बहुत सारे राज्यों में तो 2.1 जो पैमाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा था उससे नीचे आ गया है। जो बैकवर्ड स्टेट हैं, खास करके जो नॉर्दर्न स्टेट यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जिनका कि टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, 2.1 से ज़्यादा है, तो सरकार का प्लान है कि ये 2027 तक इनके भी TFR 2.1 से कम हो जाएंगे। और जब ये स्थिति बन जाएगी तो हिंदुस्तान में आबादी कंट्रोल हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे, आप अगर 2011 का जो जनगणना देखेंगे तो सबसे जो बड़ा राज्य है वो क्या है? यूपी। उसके बाद दूसरा राज्य क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा बिहार, चौथा बंगाल। तो ये 4 राज्य अगर इस पर अगर जनसंख्या नियंत्रण हो गया, हालांकि बंगाल में ऑलरेडी 2.1 TFR से कम हो गया है, तो अगर ये 3 राज्य में कमी आ गई है तो आप मान के चलिए कि आबादी की वृद्धि में अंकुश आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें